प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो क्लास 12th का अंसाल पेपर है, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। और इसमें जो है हम लोग जो स्टार्टिंग होगी वो 2022 से करेंगे। 2022 से जो मैथ के जितने भी पेपर हुए हैं, और जैसे 2022 का है तो 2022 के सेट के 7 सेट हैं और किसी किसी में 5 सेट ही हैं। तो जिसमें जितने भी सेट हैं वो सारे सेट के हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको, और साथ ही साथ हम आपको ये मैनर सिखाएंगे कि कैसे मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, ताकि आपको जो है आप अच्छे से अच्छा मार्क गेन कर पाएँ। देखिए बच्चों, प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारे पास क्वेश्चन होता है जब हमें पेपर में मिलता है, और क्वेश्चन हमको आता रहता है लेकिन सही तरीके से ना लिखने की वजह से हमारा जो है मार्क कम हो जाता है। मतलब हमें मार्क मिलता है उस पर, लेकिन समस्या ये होती है कि उस पर हमें कम मार्क मिलता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो हमें उसमें जो है 2.5 ही मिलेगा, कुछ कट जाएगा। और ये जबकि क्वेश्चन हमें एकदम बढ़िया से आ रहा होता है, उसके बावजूद हमको नंबर कम मिलता है। तो हम आपको यहाँ पे जो है यही हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक क्वेश्चन को किस तरह से आपको लिखना है वो तरीका आपको पता चले। ठीक है, तो आज हम लोग जो है 2022 का सेट ले रहे हैं। ये हमारा है 2022 का सेट, पहला है 324 एफ। ठीक है, तो क्वेश्चन का प्रारूप आप ऐसे देख सकते हैं। समय जो रहता है 3 घंटे 15 मिनट, और यहाँ पे ये कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो पेपर सॉल्व करने से पहले आपको पढ़ना होता है। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारा ये क्वेश्चन पहला होता है, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं, ये का, खा, गा, घा करके है। तो मल्टीपल चॉइस करके होता है, मतलब इसमें हमें तो केवल टिक ही लगाना होता है, ज़्यादा इसमें कुछ ध्यान नहीं लगाना है कि मतलब किस तरह से सॉल्व करना है, क्या करना है। तो आज हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, और इसी तरह से एक ही सेट का, चूंकि अगर सारा एक ही में सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और उसको अपलोड करना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए हम एक सेट का कई पार्ट में करेंगे। और अभी हमारे पास समय बहुत है, तो हम जब तक आपका पेपर होगा तब तक सारा का सारा ये सेट करवा देंगे। ठीक है, तो चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सभी खंड को हल कीजिए। ठीक है ना, बताया गया है कि मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें 5 प्रश्न है, तो 5 के पांचों हमें हल करना है। पांचों जब हल करेंगे तभी हमें मतलब जो है पूरा मार्क मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन इसमें जो है 1 नंबर का है। क्वेश्चन पहला अगर हम देखें क्वेश्चन का, तो ये क्या है, यदि यल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है। ठीक है ना, यानी यल जो है हमारा एक ऐसा सेट है जिसमें एक प्लेन में, एक समतल में जितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं वो सभी रेखाओं का एक सेट है। ठीक, मतलब आड़ी तिरछी कैसी भी रेखाएं अगर आप खींच सकते हैं, जो भी रेखाएं आप खींचेंगे वो सभी रेखाओं का एक हमने समुच्चय बना दिया। अब उसमें से हम एक संबंध ले रहे हैं। हमारा संबंध आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तथा संबंध आर, ये संबंध हमको यहाँ पे दिया गया है। संबंध आर जो है इस प्रकार परिभाषित है कि L1 L2 है ना, L1 L2 किस प्रकार है, अब 2 रेखाएं हैं ये बेटा, L1 और L2 2 रेखाएं हैं, इनके बीच में जो संबंध है R किस प्रकार परिभाषित है कि L1 जो है L2 पर लंब है। ठीक, तो मैं मतलब कहने का मेरे ये है कि जैसे हमारे पास 2 रेखाएं हैं, ये है और ये दूसरी रेखा है, इसको हमने L1 कह दिया, और ये जो दूसरी रेखा है इसको हमने L2 कह दिया। L1 L2 पर लंब है। ठीक, अब हमें ये बताना है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे देखिए क्या क्या है। ऑप्शन हमारे पास है स्वतुल्य है कि संक्रामक है कि सममित है, ये या इनमें से कोई नहीं। तो ये चीज हमें बतानी है। अब इसका मतलब हमें सारी चीजें चेक करनी है, स्वतुल्य है कि नहीं। तो अगर हम स्वतुल्य चेक करना चाहते हैं तो आप जानते हो स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, स्वतुल्य कब कोई सेट होता है कि अगर ए हमारे पास कोई सेट है, इस प्रकार मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए बी उसमें एलिमेंट है, तो अगर हमारा संबंध इस प्रकार है कि उसमें हमारे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ए ए और बी बी, ये हमारा कम से कम अगर सेट में होता है तो हम कहते हैं कि आर स्वतुल्य है। ठीक है ना, मतलब कहने का कि खुद से खुद के जो भी एलिमेंट हैं उसमें खुद से खुद का संबंध जरूर होना चाहिए। तो अगर इस आधार पर हम देखें, इस आधार पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि, इसको इरेज कर देते हैं,
हम इस आधार पर इसको कह सकते हैं कि हमारा जो समुच्चय है वो स्वतुल्य होगा कि नहीं, सॉरी, जो संबंध है वो स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे L1 L2 है, तो भैया अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता है कि L1 जो है L1 के ही परपेंडिकुलर हो जाए। मतलब कहने का ये हुआ कि L1 जो रेखा है वो खुद से कभी भी खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, मतलब खुद के लंबवत नहीं हो सकती। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि R जो है हमारा वो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। दूसरा है, अगर हम सममित की बात करें तो देखो, अगर सममित की हम बात करते हैं तो सममित में हमारा क्या है, अगर L1 L2 हमारा सेट में आ रहा है, मतलब जो हमारा संबंध है, संबंध में अगर R में जो है L1 L2 है हमारे पास, तो निश्चित तौर पे L2 L1 भी, अगर ये इंप्लाई करे कि R में हमारा L2 L1 भी है, ये देखिए L2 L1 भी अगर हमारे सेट में है तो हम उसको कह देते हैं कि भैया ये जो संबंध है हमारा सममित है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी क्या कंडीशन है, अगर आप ध्यान से देखें तो L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर L1 L2 के लंबवत है तो L2 भी L1 के लंबवत होगा। यानी ये संबंध हमारा आ रहा है, संबंध में हमारा मतलब ये परिभाषित हो रहा है कि L1 L2 अगर बिलोंग कर रहा है ना, L1 L2 जो है R में हमारा बिलोंग कर रहा है, तो L2 L1 भी हमारा R में आएगा, हमारे इसी संबंध में आएगा। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि R सममित है। ठीक, लेकिन अभी हम ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि R संक्रामक है। अब अगर R हमारा संक्रामक है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, 3 लाइन हम इसमें ले लेते हैं, मान लेते हैं L1 L2 L3 है, ये L1 है, L2 है, ये L3 है। अब अगर हम कह दें कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, और L3 जो है L2 जो है L3 के परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ से ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है। ठीक, तो क्या ये जरूरी है कि L1 और L3 भी परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के? तो नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये तब जरूरी हो जाता है या हो जाता है जब अगर हमारा ये एक समतल में बात ना होती। देखिए आपको यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि जो रेखाओं का जो समुच्चय है वो कैसा है, समतल में स्थित समस्त रेखाएं हैं, मतलब एक ही तल में सारी रेखाएं हैं। तो जिसके कारण हमारा L1 L2 बिलोंग करेगा R से, और L2 L3 भी बिलोंग करेगा R से। हाँ, हो सकता है, बट L1 और L3 ये हमारा जो है संबंध में नहीं आएगा। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि R संक्रामक नहीं है। ठीक है ना, तो ना तो हमारा R स्वतुल्य है, ये ऑप्शन सही है, ना R संक्रामक है, ये ऑप्शन सही है, और ना ही हमारा ये वाला, अब ये सममित तो है, सममित हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 2 सही है। ठीक है ना, अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें कि यदि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। तो लिखने का जो तरीका इसमें भाई, तो लिखने का तरीका कुछ देखना नहीं है, तो इसमें तो आप ऑप्शन अगर तुक्का भी मार पाते हैं तब भी आपको मार्क मिल जाएगा पूरा। लेकिन और जगहों पे जो है जहां लिखने की बात आएगी वहां हम आपको लिख करके भी बताएंगे कि कैसे आप लिखें ताकि आपको अच्छा मार्क मिले। ठीक है, देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिर्फ ये बहुत ही आसान, इसको ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे ध्यान कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि A और B के जो क्रम है, यानी जो कोट दिया गया है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स A और B के जो आव्यूह का जो कोट है वो हमको दिया गया है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं सिंपली A, इधर लिख लेते हैं B, और पूछा हमसे कि AB, क्या पूछा है, AB पूछा है, ये चीज ध्यान रखना जी। जो भी पूछा, जैसे मान लो BA पूछा होता तो हम B पहले लिख लेते, A बाद में लिख लेते, और इसका आर्डर हम इसके नीचे लिख लेते हैं। इसका आर्डर कितना है भाई, m/n है। ठीक, और अगर इसका B के आर्डर की बात करें तो B का आर्डर है n/p लिखा हुआ है। अब सिंपली आपको क्या करना है, जब AB हमें देखना है ना, तो AB में हम क्या करते हैं, ये चीज दोनों में मैच करवा देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज हम दोनों में मैच करवाएंगे, ये चीज, ये जो बीच का पोर्शन है ये हम दोनों में मैच करवा देते हैं। देखो
अगर ये दोनों का सेम होता है, जैसे यहाँ पे भी n लिखा हुआ है और यहाँ पे भी n लिखा है, अगर ये दोनों में सेम होता है तो हम कहते हैं कि ए बी हमारा पॉसिबल होगा, ए बी हमारा क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है, मतलब संभव है। यानी गुणा जो है, प्रोडक्ट जो हो जाएगा मैट्रिक्स आव्यूह का गुणा, पहले तो यही चेक किया जाता है ना कि संभव है कि नहीं संभव है, तो ये यहाँ से पता चल जाता है कि ए बी हमारा संभव है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या है भाई, दूसरी चीज हमारी ये है कि अगर जो ए बी निकल कर आएगा उसका आर्डर क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो ए बी का क्रम क्या है, ये देखिए यहाँ पे यही पूछा गया। तो सिंपली हमको क्या करना है, अब इसके बाद में जो बचा, मतलब इसको गायब कर दो ऐसे, यहाँ पे बीच से इसको हटा दो, तो बाकी क्या बच रहा है, m बाई पी, m गुणे p बच रहा है, यही हो जाएगा ए बी का आर्डर, जो प्रोडक्ट हमारा निकल कर आएगा उसका ये आर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, m इंटू पी, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब गा की बात करते हैं, गा जो पहला का क्वेश्चन है उसका हम गा की बात करते हैं। उम्मीद है आप सॉल्यूशन नोट करते जाएंगे, हालांकि हम इसका जो पीडीएफ है वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहां से जो है ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा तीसरा चीज क्या है, तीसरा जो पार्ट है अवकल समीकरण की घात पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। घात हम कैसे देखते हैं, जो हमारा जितनी बार डिफरेंशिएशन रहता है, जैसे यहाँ पे अगर देखो तो मैक्सिमम यानी अधिकतम जो अवकलन किया गया, अधिकतम अवकलन कितनी बार किया गया है और कहां पर किया गया, अधिकतम अवकलन, अधिकतम अवकलन, ठीक। तो अधिकतम अवकलन की अगर हम बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं ये अधिकतम अवकलन है ना, d2y अपान dx2, समझ में आ रहा है। तो d2y अपान dx2 जो है अधिकतम बार ये अवकलन किया गया, यहाँ पे 2 बार अवकलन किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ही बार अवकलन किया गया, यहाँ पर भी एक ही बार अवकलन किया गया है, यहाँ पे दोनों जगह पे एक एक बार अवकलन किया गया, लेकिन यहाँ पे 2 बार अवकलन किया गया। तो जहां पे हायर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है उसी को हम उसका घात कहते हैं। अवकल समीकरण का घात क्या होता है, जो हायर डेरिवेटिव है, जैसे ये हमारे यहाँ पे है, या हमारे पास यहाँ पे ये है d2y अपान dx2 है, तो जो इसकी अधिकतम घात होगी वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा जो है घात कहलाता है। तो इसकी पावर अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी पावर कितनी है, पावर इसकी 1 है। तो पावर जब इसकी 1 है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इसकी घात भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी इसकी घात कितनी है, 1 है। यहाँ से आप देखिए घात 1 हो जाएगी। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और वीडियो में मतलब जैसे हम आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो जो कोई अगर आपको मतलब हम तेज चल रहे हैं या लिख कम रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम अगली बार में उसको सुधार कर पाएँ, ठीक है। अब ये हो गया तीसरा, तो इसका कौन सा सही हो गया, इसका भी आया, ये सही हो गया यहाँ पे। ओहो, तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है ना, गा का दूसरा ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर घा देखते हैं, पहले का घा। तो पहले का घा क्या लिखा भैया उसको समझते हैं। पहले आप तो ये देख लीजिए कि ये हमारा, इसको हम x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, z। 3D वेक्टर 3D की अगर हम बात करें तो ये हमारा मूल बिंदु होता है, x एक्सिस और y एक्सिस z एक्सिस है। इस तरह से अगर हमने लिया है तो हमारा जो आई कैप होता है, आई कैप क्या होता है बेटा, x एक्सिस की x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की धनात्मक दिशा में जो है 1 इकाई डिस्टेंस होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो मान लो 1 इकाई डिस्टेंस है, तो ये हमारा आई कैप हो जाएगा। यहाँ पे y अक्ष की दिशा में ये हो जाता है j कैप, और z अक्ष की दिशा में हमारा हो जाता है ये k कैप हो जाता है। तो इस तरह से i, k और j ये हो जाता है। अब अगर हम i डॉट i की बात करें, i डॉट i की बात करें, तो बच्चा i डॉट i की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे इसको हम फिर से लिख लेते हैं। अगर i डॉट i की बात करें, जैसे हमारे पास क्या लिखा i डॉट i, तो i डॉट i का मतलब क्या है, ये हो जाएगा, अगर जो फार्मूला हम लगाएं यहाँ पे a डॉट b, तो a डॉट b बराबर होता है a b, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड और इनटू में cos थीटा होता है। थीटा क्या होता है, a और b के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड i, फिर यहाँ पे फिर से एक बार मैग्नीट्यूड i, दोनों सेम है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा। थीटा की जगह पे हमारा देखो खुद से खुद का कोण, ये जो कोण की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो अगर खुद से खुद के कोण की बात करें तो आई के साथ जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम 0 डिग्री रख लेंगे, यानी थीटा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हमारा यहाँ पे 0 डिग्री होगा। तो जैसे ही थीटा हम यहाँ पे 0 लेंगे, आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और
परिमाण की अगर बात करो तो मैं देखो यहाँ पे कह रहा हूँ एक इकाई परिमाण है ना, एक इकाई परिमाण का ये यहाँ पे जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ में एक इकाई परिमाण का जो वेक्टर लेते हैं उसी को हम आई कैप कहते हैं, और ये जेड अक्ष की दिशा में लेते हैं तो उसको के कैप, और वाई अक्ष की दिशा में लेते हैं तो उसको जे कैप कहते हैं। तो इस तरह से इनका परिमाण एक एक हो जाएगा, फाइनली 1 गुणे 1, और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 1, तो ये हमें मिल जाएगा और इस तरह से हमको 1 मिल जाएगा। यानी सिंपली आपको ध्यान रखना है कि अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है आई जे के का, मतलब खुद से खुद के साथ आई डॉट आई हो रहा है, जे डॉट जे हो रहा है, या के डॉट के हो रहा है, तो फाइनली इसकी जो वैल्यू होती है वो बेटा कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, आई डॉट आई, तो आई डॉट आई की जगह पे हमारी कितनी वैल्यू हो गई, 1 हो गई। जे डॉट जे की जगह पर बीच में लगा है माइनस, तो माइनस लगा करके यहाँ पे 1 लिख दिए। के डॉट की वैल्यू और बीच में लगा है प्लस, तो प्लस लगा के इसकी वैल्यू 1। यहाँ से आप ये देखो तो ये इससे कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू मिल गई, 1। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका घा का जो है दूसरा पार्ट इसका सही हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पांचों क्वेश्चन हो गए, जो पहला क्वेश्चन था उसके पांचों पार्ट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पर ये भी एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है, अंगा, मतलब जो का था उसमें अंगा एक क्वेश्चन और बचा हुआ, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, बड़ा आसान, इसको आई लेट कर लेते हैं, आई बराबर मान लेते हैं। हालांकि इसको सॉल्व करके नहीं करना है आपको, मतलब अगर आपको डायरेक्ट आप कर पाते हो तो वैसे भी कर सकते हो, अगर आंसर आपको पता है तो हमें दिखाना नहीं है कि इसको सॉल्व करके दिखाना। तो ये हमने मान लिया यहाँ पे, माना आई बराबर हमने क्या लेट कर लिया है, 0 से π/2, वही जो हमारा पूरा डिफरेंशिएशन दिया गया है, सॉरी इंटीग्रेशन दिया गया है, ये इंटीग्रेशन दिया गया है क्वेश्चन में एक वाले, 0 से π/2, और यहाँ पे हो जाएगा dx अपान 1 प्लस रूट, और यहाँ पे हो जाएगा tan x, यहाँ क्या हो जाएगा tan x, ठीक है ना। तो ये दिया गया है, अब इसका हमें समाकलन करना है, डिफिनिट इंटीग्रेशन या निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। तो सिंपली हम यहाँ पे जब आई इसको मान लिए हैं तो अगली बार हम क्या करते हैं, आप प्रगुण जानते होंगे है ना, जो निश्चित समाकलन में जो प्रगुण होते हैं, तो हम एक प्रगुण आपने पढ़ा होगा कि अगर ये इस तरह का प्रगुण है, मतलब a लिखा है, b लिखा है, और यहाँ पे लिखा है सिंपली dx लिखा हुआ है, और ये fx लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो ये प्रगुण क्या होता है, हम सिंपली आपको ऐसे कर देते हैं कि a से b जो भी लिखा हुआ है ऐसे लिखा रहने दो, और इसकी जगह पे आप लिख सकते हो दोनों को ऐड कर दो, जो लिमिट है अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ दो, यानी a प्लस बी और माइनस एक्स कर देते हैं, ठीक है ना, a प्लस बी माइनस एक्स करके dx कर देते हैं। तो ये जो प्रगुण है ये हमारा इसके इक्वल होता है। तो इसी प्रगुण का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो हम इसको 0 में π/2 जोड़ेंगे तो π/2 ही होगा, तो हमारा फाइनली क्या होगा, 0 से π/2, और यहाँ पे ये dx, और अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट tan x की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन 1 कहा है, और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 0 से π/2, और ये हो जाएगा dx अपान 1 प्लस, और आपको पता है tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा रूट कॉट थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लिए, मतलब कॉट x हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉट x। अब दोनों ये जो हमारे पास पहले आया था, ये दूसरा इक्वेशन इसको कह देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा 2i, तो i प्लस आई माने 2i हो जाएगा, और 2i बराबर हो जाएगा, इधर क्या होगा 0 से π/2, और इधर है dx tan x है, और यहाँ पे एक काम करते हैं कि इसको हम चेंज कर लेते हैं, रुकिए भाई इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करने का मतलब क्या हुआ, चेंज करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास यहाँ पे i बराबर लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा और इसको सरल कर लेते हैं π/2, और यहाँ से हम जो है इसको अगर हम 1/tan x में चेंज कर लें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें 1/tan x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और tan x ऊपर चला जाएगा, तो सिंपली हमारे पास ऊपर मिल जाएगा tan x और अपान 1 प्लस रूट में tan x मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा dx हो जाएगा। हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया है, जो cot x लिखा हुआ है उसको 1
रूट टेन एक्स में चेंज कर लिया और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, जो हर रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, हर हमारा यहाँ आ जाएगा, तो वही चीज हमने यहाँ पे कर लिया। अब ऐड करेंगे तो 2i बराबर मिलेगा, अभी देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है, 0 से पाई बाई 2। और यहाँ पे हम जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा 1 प्लस रूट 10x, और नीचे भी हमारा यहाँ पे नीचे भी देखिए आपका क्या है, वही चीज है 1 प्लस रूट 10x, और साइड में हो जाएगा dx, ठीक, ऐड करने के बाद में। अब देखिए अगर ऊपर देखें नीचे देखें, दोनों जगहों पर हमारा क्या है, सेम है, तो जब सेम होता है तो आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा सिंपली, यहाँ से हम थोड़ा सा जो है यहाँ लिख लेते हैं कि क्या मिलेगा, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे 1 यहाँ बचा, और dx। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ से आ जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन करेगा तो x हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे तो 0 से पाई बाई 2, ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से हम अगर i की बात करें तो यहाँ से आप देखो पाई बाई 2 मिलेगा, अपर लिमिट माइनस हो तो पाई बाई 2 माइनस 0 होगा, और जो ये वाला 2 है इसको इसके बट्टे में भेजेंगे तो ये बट्टे में 2 हो जाएगा। फाइनली हमें क्या मिलेगा, पाई बाई 4, और ये हमारा i हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कौन सा ऑप्शन इसका सही मिला, ये ऑप्शन सही मिला, यानी दूसरे का जो अंगा है वो हमारा सही है। ठीक है ना। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे, तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है पहला क्वेश्चन कर लिया है, पांचों उसके क्वेश्चन हो गए हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए, जो का है, का क्या कह रहा है कि फलन हमारे पास है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, आर से आर में एक परिभाषित फलन है, और वो फलन हमारा किस तरह से दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फलन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फॉर एवरी, है ना, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स आर, मतलब सभी एक्स जो आर से आर में हैं उनके लिए हमारा जो फलन है वो सिंपली यही बोल रहा है। ये क्वेश्चन जो है हमारा ये बता रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, और उसमें जो फंक्शन है उसमें हमारा जो डोमेन है, ठीक है, डोमेन हमारा आर है, और को डोमेन जो हमारा है वो भी आर है, यानी आप ऐसे कह सकते हो प्रांत हमारा जो है, ये पहले जो लिखा होता है ये प्रांत होता है, याद रखना इसको बच्चे, ये प्रांत होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, सह प्रांत इसको बोलते हैं। ठीक है, सह प्रांत होता है, और जो परिसर की अगर बात करो तो परिसर हमेशा जो है सह प्रांत का सबसेट होता है, ठीक, सबसेट होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि यहाँ पे है परिभाषित, तो फलन f है, f के बारे में पूछ रहा है कि f कैसा है, कि एकैकी आच्छादक है कि बहु एक आच्छादक है, एकैकी किंतु आच्छादक नहीं। तो इसको जानने के लिए बड़ा आसान है, एकैकी कब होता है भाई, एकैकी तो तब होता है जब हमारे x की हम जितनी वैल्यू लें, हर एक वैल्यू के लिए जो है हमें हर मतलब सिंगल y मिले। मतलब कहने का ये, अगर हम कुछ इस तरह से यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, जैसे r की बात कर रहा है, तो r में हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी होंगे, फ्रैक्शन मतलब भिन्न भी होगा, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों होंगी यहाँ पे। तो हम कुछ परिमेय लिख लेते हैं, जैसे हमने 1 लिख लिया और 1 - 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, और यहाँ पे हम पूरा तो लिखा नहीं जा सकता, डॉट डॉट कर दे रहे हैं ऐसे। इधर भी हम वही चीज़ 1 - 1 और 2 और -2 डॉट डॉट करके ऐसे लिख ले रहे हैं। हालांकि हमने भिन्न नहीं लिखा है, लेकिन हम इसी में देख लेंगे कि हमारा एकैकी है कि नहीं है कि क्या है, ठीक। और ये फलन जो हमारे पास यहाँ से इसमें दिया गया है वो एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो, अगर ध्यान से आप देखो बच्चे, तो अगर 1 यहाँ पे डालोगे तो 1 के लिए आपको वैल्यू जो यहाँ पे मिलेगी वो 1 मिलेगी, है ना,
तो 1 की इमेज जो यहाँ से बनकर जाएगी x बराबर 1 पर आपको ये 1 मिल जाएगा। -1 लिखोगे तब भी आपको 1 ही मिलेगा। तो पहली बात तो ये एकाएकी नहीं है, यानी ये कैसा है, बहु एकाएकी है, बहु एकाएकी है, ये हमारा है बहु एकाएकी है। ठीक, मतलब एकाएकी नहीं है। तो अगर ऑप्शन की बात करो तो एकाएकी तो ये गलत हो गया, एकाएकी ये भी गलत हो गया, यानी ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, ये दोनों नहीं हो सकते। अब दूसरे और चौथे में हमें चेक करना है। तो बहु एक आच्छादक है। अब बहु एक तो है लेकिन आच्छादक है कि नहीं है। अब आच्छादक तब होता है जब हमारा यहाँ पे जो परिसर आए, परिसर और सहप्रांत दोनों बराबर हो जाए। परिसर का मतलब क्या हो गया, जिसकी जो जो इमेज बन रही है, जैसे यहाँ पे एक इमेज बनेगा, फिर दो इमेज बनेगा, एक इमेज बनेगा, दो इमेज नहीं बनेगा, चार बनेगा, ठीक, या चार बनेगा, फिर ऐसे आपका वो बनेगा जो है 3 अगर रखेंगे तो 9 बन जाएगा, है ना। लेकिन आप ध्यान से अगर देखो तो इसमें कुछ नंबर ऐसे हमको मिलेंगे, यानी निगेटिव नंबर हमको ऐसे मिलेंगे जो किसी कीमत पर हमें यहाँ से नहीं मिलने वाले हैं। और वैसे भी देखो x² अगर है तो ये कभी निगेटिव नंबर देगा ही नहीं, और अगर निगेटिव नंबर नहीं देगा तो यानी इसमें, इस सेट में जो ये तो अपना a है, ये अपना b है, तो इस a में b में हमारे कुछ एलिमेंट ऐसे बच जाएंगे जो किसी के प्रतिबिंब नहीं होंगे। तो इसका मतलब है इस केस में हमारा कभी भी जो परिसर होगा, परिसर बराबर नहीं होगा सहप्रांत के। और यही कंडीशन होती है कि आच्छादक होगा कि अंतरछेपी होगा, यही कंडीशन होती है। अगर परिसर सहप्रांत के बराबर होता है तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि जो हमारा आच्छादक है, नहीं तो हमारा क्या हो जाता है, अंतरछेपी हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो फंक्शन है f(x = x²), उस रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, r से r के लिए ये ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक है ना, मतलब बहु एकाएकी है और अंतरछेपी है। अगर इसको बोलना हो कि ये है क्या, तो आप कहोगे बहु एकाएकी और अंतरछेपी, ठीक, यानी मेनी वन इंटो है, ठीक। और अगर जो है इसको इसमें ऑप्शन के हिसाब से चला जाए तो इसमें देखो ना तो हमारा ये आच्छादक नहीं है, ये कैसा है, अंतरछेपी है। तो अंतरछेपी है तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। तो बचा क्या, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ना तो एकाएकी और ना आच्छादक है, ठीक। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये इसको तो सॉल्व करना है भाई। सॉल्व करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें फिर से एक फंक्शन गिवन है f(x) कितना दिया गया है, cos x, ठीक। सॉल्व कैसे करेंगे लिख देते हैं, यहाँ पर दिया है f(x = cos x) है, और f(x = cos x) दिया है, और gx की बात करें तो हमारे पास है x², ठीक। और सिद्ध क्या करना है कि फॉग जो है ना, फॉग जो है बराबर नहीं है गॉफ के, ठीक। सिद्ध करना है, इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक। ये हो गया। अब हम सबसे पहले f(x) जब दिया है तो फॉग निकाल लेते हैं। फॉग का मतलब है तब, देखो लिखने का तरीका, लगाने का तरीका ऐसे ही है, आप इसको इसी तरह से लगाएंगे। फॉग x की जब बात करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा f(gx), ये होता है। अब f में gx रखना है, तो gx हमारे पास x² है, तो यानी यहां से हो गया f(x²), देख रहे हैं ना, यानी सिंपली हमने gx की जो वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी तो f(x²) हो गया। और f(x) हमको पता है, f(x) हमको क्या पता है, cos x है, तो यानी ये इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज दैट, ये हो जाएगा हमारे पास cos x, लाइट चली गई, ये हो जाएगा cos x², है ना। जहां पे x है वहां पे हम क्या ले लेंगे, वहां पे हम ले लेंगे सिंपली x², तो cos x² है। यानी यहां से हमको क्या मिल गया कि जो हमारा फॉग था, फॉग इक्वल टू मिल गया हमें cos x², ठीक। अब दूसरी चीज हम फिर निकाल रहे हैं, और
और क्या निकालना है भाई, गॉफ निकालना है। गॉफ का मतलब हो गया g ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स हमारे पास cos x है, तो सिंपली अपने को क्या करना है, cos x यहाँ पे रख दिए g के साथ में। अब देखो gx बराबर x स्क्वायर है, तो g cos x कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे cos x स्क्वायर रख देंगे, मतलब इसकी जगह पे हम x स्क्वायर रख देंगे, तो यहाँ x स्क्वायर रखेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा cos स्क्वायर x। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया गॉफ। ठीक, इसको कह दो समीकरण 1, इसको कह दो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से अगर ध्यान से आप देखें तो ये लिखा है cos x स्क्वायर और ये लिखा है cos स्क्वायर x, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पे प्रूफ हो जा रहा है, सिद्ध हो गया। ठीक है ना, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है ये हो गया, ये गा, तो गा में क्या है, कॉट इनवर्स लिखा है क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न है। कॉट इनवर्स लिखा हुआ है और -1/√3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, देखिए आपको एक चीज फार्मूला इसका पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। ये वैल्यू बेटा होती है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ये चीज होती है, ध्यान रखना है इसको आपको। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा पाई माइनस, ये माइनस बाहर निकला है, पाई के साथ में बाहर निकलता है, इसको याद रखना, और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स और यहाँ पे लिखेंगे 1/√3। अब देखो ये हो गई पाई और यहाँ पे कॉट इनवर्स 1/√3, ये किसकी वैल्यू होती है, तो tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है और cot 60 का मान 1/√3 होता है, तो यानी यहाँ से आ जाएगा π/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा π/3। इसका इसके साथ गुणा कर लेंगे तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 2π/3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए गा का कौन सा पार्ट सही है, तीसरा सही है, यानी ये वाला सही है। ठीक, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये हमारा जो मतलब है वो किस तरह से है, आपको कोई कहीं पर सुधार चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। ठीक, तो घा देखते हैं बेटा। घा की बात करें तो अपने पास क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। तो एक तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका क्या है कि हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझा दें। ग्राफ अगर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ अगर देखोगे तो इस तरह से कुछ बनता है ये ग्राफ। और आप देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा किसी इंटरवल में तब होता है जब कहीं पे ग्राफ टूट ना रहो। और आप देखिए इसका जो प्रांत है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट है। ठीक, यानी कोई भी वैल्यू अगर मॉड ऑफ एक्स के रूप में लोगे, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स में कोई भी वैल्यू अगर आप लोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव करके देता है और कहीं पर भी ग्राफ ये ब्रेक नहीं कर रहा है। मतलब कोई एक y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स में कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर फलन एग्जिस्ट ना करता हो। तो सिंपली आपको यहाँ से भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ग्राफ वगैरह बना दो और उसके बाद में थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए कि जो फंक्शन है हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना, और इस तरह से फलन हमारा सतत हो जाएगा। एक तरीका ये है सॉल्व करने का। और दूसरा तरीका जो है वो हम आपको वो भी बता दे रहे हैं कि वो कैसे सॉल्व करोगे। दूसरा तरीका बड़ा आसान है, ये भी आसान था। ठीक, कि ग्राफ के माध्यम से आप बता दीजिए। और दूसरा तरीका है कि जो फंक्शन है, फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे हम कहेंगे दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है ना, क्वेश्चन में यही तो दिया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। एक्स इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है, तो हम कहेंगे x बराबर 0 पर। यहां से हम निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। ठीक, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाएं पक्ष की सीमा। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0। एक बार मैं लिख देता हूँ इसका फार्मूला, a माइनस h ये होता है। अगर हम a की जगह a की बात करें तो a हमारा यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 माइनस h
और इसकी वैल्यू जब हमें f(x) पता है तो हम ये f0 माइनस एच भी बता सकते हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 माइनस एच और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। फाइनली ये हमें मिलेगा h और जब वैल्यू डालेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। ठीक, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे लेकिन उससे पहले RHL निकाल लेते हैं। इसी प्रकार RHL भी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h होता है। ठीक, और यहाँ से अगर हम a हमारा क्या है 0 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 प्लस h। फाइनली जब वैल्यू डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा मॉड ऑफ 0 प्लस h। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, ये फाइनली h ही हमें दे देगा। h क्या होता है, मॉड से h किस तरह से निकलता है, h जो है हमारा एक बहुत ही छोटा धनात्मक संख्या होता है। ठीक है ना, धनात्मक अति सूक्ष्म धनात्मक संख्या होता है। तो धनात्मक मॉड से धनात्मक ही निकल आएगा। तो मॉड से मॉड ऑफ h इक्वल टू ऑलवेज, इसको याद रखना कि h ही होता है। ठीक, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फाइनली अपने पास यहाँ से मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे मिला h की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे तो हमें ये फाइनली 0 मिल जाएगा। फलन का मान कहेंगे, फलन का मान हम निकालेंगे। फलन का मान x बराबर 0 पर, तो आपको पता ही है f0 जब रखेंगे तो ये हमें x, यहाँ पे अगर हम 0 डालेंगे, x की जगह पे अगर हम 0 डालेंगे तो यहाँ से हमको फिर क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ 0 और इसकी वैल्यू भी 0 होती है। तो दिस इंप्लाइज दैट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी f0। ये हमारा हो गया। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन होती है किसी भी पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी शो करने के लिए। तो हम यहाँ पे बोल देंगे अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। ठीक, यहाँ से आप लिख लीजिएगा x बराबर 0 पर सतत है। तो इस तरह से तो क्वेश्चन देखिए ये हमारा हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन का जो शेष पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन का जो हमारा शेष पार्ट है वो क्या है, ये है अंगा, क्वेश्चन नंबर अंगा। देखिए क्या है, त्रिभुज ABC के शीर्ष, मतलब ये 3D का क्वेश्चन है। तो हमारा एक कोई त्रिभुज है इस तरह से, इसमें भी हमें ऑप्शन से करना है। तो ABC के शीर्ष हमको दिए गए हैं A1,1,1, ये इसका कोऑर्डिनेट B। थोड़ा सा लिखावट में कुछ है, धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी, अभी नया है तो इसका हम उतना अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं। ये हो जाएगा 1, 2 और 3 है। फिर है यहाँ पे क्या है, ये है 2, 3, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3, 2, 3 और 1, ये है कोऑर्डिनेट। अब सिंपली हमें अगर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, इस ट्राइंगल का हमें क्या करना है, एरिया निकालना। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है, हमें AB इसकी लेंथ निकाल लेनी है। अब लेंथ हम कैसे निकालेंगे, बड़ा ही आसान है भाई। AB इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, चाहे x2 माइनस x1 का हो, चाहे x1 माइनस x2 को, बात एक ही है। दूसरा हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं और सिंपली हम इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसको x3 y3 z3 ऐसे बोल दिए, ऐसे बोलना चाहो तो बोल दो। ठीक, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब अगर हम इसकी लेंथ निकालेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1 यानी 0 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 2 यानी -1 का होल स्क्वायर, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 मतलब -2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, इस तरह से आएगा। इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास √5। इसी प्रकार आप अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, √5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा √6। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, यही डिस्टेंस फार्मूला है, इसी से हमने निकाला इसको। ठीक, अब दूसरी चीज क्या है कि चूंकि ये ऑप्शनल है तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको कि आप कर लेना। अब AB BC CA निकालिए। अब अगर ध्यान से देखो बच्चा तो ये वाला जो है, ये वाला जो है हमारा, ये हमारा साइड आ गया कितना, √5 आ गया।
अगर इस साइड की बात करें तो ये भी हमारा √5 ही है, और अगर ये वाले को देखो तो ये साइड 6 है। यानी आप कह सकते हो दो साइड एक ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल हैं तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये हमारा समद्विबाहु बन गया। अभी इतना तो ध्यान रहेगा ना, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हमारा बना। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है? ये होता है b/4, ये फार्मूला याद रखिए, और 4a² - b। ठीक, ये फार्मूला का यूज करेंगे। अब लेकिन इसमें भी एक चीज आपको ध्यान देनी है कि b कौन है और a कौन है। ठीक, तो जो दोनों साइड हमारा जो है ये है, b हमारा वो होता है यहाँ पे जो अनइक्वल साइड है, b इक्वल टू हम यहाँ पे हम कितना लेंगे √6, और a इक्वल टू हमारा हो जाएगा √5। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा √6 अपान यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 गुणे a² की जगह पे अगर a हमारा √5 है, चाहे इसको a, दोनों चीजें एक ही हैं, देखो दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पे हम 5 ले लेंगे, और ये माइनस हो जाएगा b² होता है सॉरी, तो b² की जगह पे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो 5 × 20 में से 6 घटाओगे तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पे हमको मिलेगा √6 और यहाँ पे मिला 14 और बटे में 4। तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो √84 हो जाएगा और बटा में 4। अब यहाँ से 21 चौक 84 होता है, तो 4 बाहर निकाल देंगे, यानी 2√21 हो जाएगा और बटा में 4। 2 1 कम 2 2 4, तो फाइनली हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, √21/2 वर्ग इकाई। ठीक है ना, यहाँ पे इकाई लिखेंगे इसका यूनिट, तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई। तो अब आप देखिए √21/2 वर्ग इकाई हमारा, यानी ये ऑप्शन सही आ रहा है, इसका अंगा का ये ऑप्शन सही आ रहा है। तो इसके आगे हम लोग कल देखेंगे